हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी अर्थशास्त्र का आज सेकेंड वीडियो लेकर आया है। आपने पहले चैप्टर में अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा पर विस्तार से चर्चा किया और देखा कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र के संबंध में कितनी परिभाषाएं दी गई और कौन सी परिभाषाएं किस कैटेगरी में आती हैं। ये सब मतलब पहले चैप्टर से कम 20 से 25 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे यदि आप पहला चैप्टर देखते हैं तो विस्तार से, और ना केवल बहुविकल्पी प्रश्न बना पाएंगे, यदि आप में शब्द रचना थोड़ा सा भी है तो आप उससे डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं कहीं जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी एलटी ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें लिखित हो जाता है, तो आप उस दृष्टि से भी देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 917 पदों पर वैकेंसी प्रस्तावित हो गई है, सारी समस्याएं उसकी दूर हो गई हैं। बस 1 से 2 महीने में फॉर्म आपको हो सकता देखने को मिल जाए। तो आइए आज अर्थशास्त्र का दूसरा, अभी हम अर्थशास्त्र को ही समझने का काम कर रहे हैं। अर्थशास्त्र दूसरा भी वीडियो अर्थशास्त्र है, इसके बाद जब इसमें कैटेगरी वाइज बेस्ट और समष्टि की बात हो जाएगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी पहले ये समझना है कि अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या, ये तो समझ में आ गया। आज का विषय आपका है, आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं प्रकृति। मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किस बात का किया जाता है। ठीक है, धन का अध्ययन है, ये तो क्लियर है। ठीक है, कल्याण का अध्ययन है, विकास का अध्ययन है, या आवश्यकता विहीनता का अध्ययन है, संसाधनों का अध्ययन, किसका अध्ययन है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या अर्थशास्त्र कला है। ठीक है, तो इस तरह की बातें, इस तरह से जो पूछे गए प्रश्न हैं जिनका आंसर बड़ा असमंजसपूर्ण होता है कि क्या जवाब दें हम, इन सभी समस्याओं का समाधान आज हो जाएगा इस वीडियो बस आप देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। क्या देखेंगे? अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। देखिएगा, सीधी बात नो बकवास। सीधी बात नो बकवास के तहत ये मेरी क्लास चलती है। टू द पॉइंट, आप एग्जाम में जितना फैलाना होगा फैलाइएगा। यहां टू द पॉइंट एक ही लाइन में आपको क्लियर करना है। देखिए, जब आप अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थ को देख रहे थे तो तमाम सारी परिभाषाएं निकल कर आई, जिस परिभाषाओं को तमाम सारे वर्गों में बांटकर देखा गया। ठीक है, उन्हीं सभी परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कुल 5 भागों में बांटा गया है। बस ये बात आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाओं के अध्ययन के बाद अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को, अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को निम्नलिखित पांच भागों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित
कितने? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। देखिएगा ये कौन कौन से भाग हैं। पहला तो आपको देखना है उपभोग। क्या देखना है? उपभोग। दूसरा देखना है उत्पादन। उत्पादन। तीसरा है विनिमय। चौथा है वितरण। और पांचवा है राजस्व नीतियां। ठीक है, राजस्व नीतियां। अब आइए देखिएगा, हम एक एक को समझेंगे। उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है। यही अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। इतना ही आपको पढ़ना है पूरे अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का कहते हैं ना कि अर्थशास्त्र केवल लोग लेने से डरते हैं। जो भी मानविकी पढ़ रहा है वो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से डरता है, लेकिन अर्थशास्त्र में पढ़ना कम पड़ता है। इसका विषय सामग्री कम है। समझ में आई बात? ये 5 चीजें आपको पढ़नी है। इसी 5 चीजों के पढ़ने के बाद आपका पूरी तरह से अर्थशास्त्र में पकड़ आपकी हो जाएगी। अब देखिए, हम एक एक चीज क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज। सबसे पहले उपभोग के बारे में हम बात करेंगे। उपभोग। उपभोग क्लियर? देखिए, अंग्रेजी में से कंज्यूप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूप्शन। जो लोग अंग्रेजी समझते हैं, देखिए ये हिंदी जो सबसे बड़ी समस्या यूट्यूब पर थी, इकोनॉमिक्स को अंग्रेजी में तो बहुत सारे लोगों ने समझाया पढ़ाया है, हिंदी में कम वीडियो मिलते हैं। और हमारे यूपी और बिहार की सबसे बड़ी समस्या यही अंग्रेजी है। हिंदी में अगर आपको समझ में आ जाता है तो निश्चित तौर पे आप अपने को अर्थशास्त्र में एक अच्छा विद्यार्थी मानने लगते हैं और बात करने लगते हैं अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करने लगते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले उसी फॉर्म में आप लेंगे जिस फॉर्म में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उपभोग अर्थशास्त्र की मौलिक या मूल क्रिया है, आप लिखेंगे उपभोग अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रिया है। मतलब मूलभूत क्रिया है, मतलब सबसे पहले उपभोग आता है। अर्थात सबसे पहले क्या आता है? उपभोग आता है। लिख लेंगे अर्थात सबसे पहले उपभोग आता है। उपभोग आता है। इसका तात्पर्य क्या है कि सबसे पहले उपभोग, मानव ने सबसे पहले क्या किया है? उपभोग यानी कुछ खाने की बात की है, कुछ ग्रहण करने की बात की है, तब इसके बाद उत्पादन आता है। और जनरली आप देखेंगे, पूछा गया कई बार ये प्रश्न है, तो लोग कहेंगे उत्पादन नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? नहीं, सबसे पहले बच्चा रोता है, ठीक है, तो उत्पादन करने के लिए नहीं। सोच लीजिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्यों रोता है? कुछ बनाने के लिए कि कुछ खाने के लिए? तो कुछ खाने के लिए। तो वहीं से आप पकड़िएगा, सबसे पहले खाने की बात आई है, तब इंसान इधर उधर भटका है। कहते नहीं कि अगर पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होती, मनुष्य को अगर भूख नहीं लगती इतना दौड़ भाग नहीं होती। तो अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रिया क्या है? उपभोग है। अब बात करेंगे कि उपभोग क्या है। उपभोग क्या है?
उपभोग क्या है? उपभोग क्या है? तो आप जानिएगा, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उपभोग कहलाता है। किसी वस्तु में किसी वस्तु की उपयोगिता, किसी वस्तु की उपयोगिता को समाप्त करना, ठीक है, और अपने आवश्यकता को संतुष्ट करना ही उपभोग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। क्या किसी वस्तु में निहित उपयोगिता को नष्ट करना या समाप्त करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। ठीक, एक एक पॉइंट तुरंत नोट करते जाइए। लिखेंगे उपभोग किसी वस्तु में निहित उपयोगिता को नष्ट करना, समाप्त करना या उपयोग करना कहलाता है। जैसे आप जिस पेन से लिख रहे हैं उसकी उपयोगिता क्या है? लिखना। उसकी उपयोगिता क्या है? लिखना। तो आप उसका उपयोग कर रहे हैं। जिस दिन उसकी स्याही समाप्त हो जाएगी आप उसको फेंक देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे? फेंक देंगे। आपने जो शर्ट पहना है, जो टी शर्ट पहना, जो वस्त्र धारण किए हैं, उसकी उपयोगिता क्या है? तन को ढकना, तन को धूप, गर्मी और ठंडी से बचाना। समझ में आई बात? जिस दिन उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, हालांकि आज कपड़े पहने जाते हैं दिखाने के लिए, ये भी उपयोगिता ही है। कपड़े पहनने से सुंदर लगते हैं आप सभी। ठीक, तो कपड़े, तन को सुरक्षित रहना मात्र एक उपयोगिता नहीं रह गई है, तन को सुंदर दिखाना भी। इतने महंगे महंगे कपड़े आ गए हैं, 20-20 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 1.5-1.5 लाख तक के कपड़ों की कोई कीमत नहीं है। जिस व्यक्ति की जहां तक हैसियत है, ठीक है, पावर है, वो उतने महंगे कपड़े पहन रहा है। तो मूलभूत जो आवश्यक पहले थी वो चीजें अब थोड़ा सा विलासिता में बदल गई हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो लेकिन यहाँ आपको समझना ही है कि वस्तु में निहित उपयोगिता का उपयोग कर लेना, उसी को नष्ट कर देना भी लिखा जाता है, समाप्त कर देना भी लिखा जाता है। क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। क्लियर हो गया? जैसे वस्त्रों को धारण करना, पेन से लिखना आदि। ठीक, ये क्या है? आपका उपभोग है। क्या है? उपभोग है। तो ये अब बात ये आती है कि हम किसी वस्तु का उपभोग क्यों करते हैं। ये भी यही समझ लीजिए, क्योंकि हमें आवश्यकता होती है तब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। तो यहाँ इससे भी जोड़ लीजिएगा, आवश्यकताओं को संतुष्ट करना या आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। ठीक है? क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे आवश्यकताओं को संतुष्ट या पूर्ण करने के लिए वस्तुओं का उपयोग ही उपभोग कहलाता है। बहुत ही साधारण शब्दों में समझिए,
उपभोग कहलाता है। इतने आसान वे में समझ जाएंगे कि फिर अर्थशास्त्र से डर ही नहीं लगेगा निश्चित। अब देखिए यहां से प्रश्न आपके बने हैं कि अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रिया क्या है, तो उपभोग है। उपभोग है क्या? ठीक है, आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु का उपयोग करना ही उपभोग है, या किसी वस्तु में निहित उपयोगिता को नष्ट करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। अब आइए बात करते हैं अगला। उपभोग तो हो गया, ठीक है, कहते नहीं कि इसीलिए कहा गया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या है? इसीलिए कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता अगर आपको नहीं होती तो किसी वस्तु, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? यही आपका जो जरूरतें हैं उसी को हम आवश्यकता कहते हैं। अब हम जिसकी बात करेंगे वो उत्पादन की बात करेंगे। उसी के संबंध में कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जितने भी निर्माण, जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, सब यही आविष्कार के परिणाम है। आइए दूसरा हम देखते हैं उत्पादन। क्या? उत्पादन। उत्पादन, देखिए उत्पादन को प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। यह अर्थशास्त्र की दूसरी मूल क्रिया है। क्या है? दूसरी। उपभोग के बाद उत्पादन आता है। तो आप लिखेंगे क्या कि उत्पादन उत्पादन अर्थशास्त्र की दूसरी मूलभूत क्रिया है। क्योंकि उपभोग के लिए उत्पादन जरूरी है। ठीक है, ये अब बात आती है कि उत्पादन है क्या? उत्पादन है क्या? तो आप बड़े साधारण शब्दों में समझिए कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। बहुत ही सरल शब्दों में आप जानिए कि कोई वस्तु है, उसको उपयोगी अगर आप बना ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो उत्पादन कहलाएगा। जैसे आप ही है, मनुष्य को भी उपयोगी बनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था कभी शिक्षा मंत्रालय। आज जो शिक्षा मंत्रालय है वो नाम ज्यादा इस पे सही था कि शिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति को योग्य बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है। विभिन्न, चाहे कोई डॉक्टर बनता है, मास्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या वकील से लेकर जज बन रहा है, प्रशासनिक सेवाओं में जा रहा है, तो उसके अंदर वो योग्यता कहाँ से आई है, वो उपयोगिता कहाँ से आई है? तो शिक्षा के द्वारा आई है। इसीलिए मानव विकास मंत्रालय रखा गया था। शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। ठीक है, जब से सरकार आई है तब से थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है नामों में, लेकिन आपको समझना चाहिए। दूसरा मैं बताऊं कि तमाम सारी वस्तुएं ऐसी पड़ी हैं जिसका एक सामान्य सा उपयोग है। जैसे आप वृक्षों को ले लीजिए, वृक्ष ऐसे सामान्य तरीके से पर्यावरण में पड़े हैं जो फल दे रहे हैं, जो फलदार नहीं है वो ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं आज के दौर में उन्हीं वृक्षों को काट काट कर विभिन्न आकार प्रकार दिया जा रहा है। चेयर बनाए जा रहे हैं, तख्त बनाए जा रहे हैं, चौखट, दरवाजे, बेड से लेकर सिंगारदान, तमाम सारी चीजें बन रही हैं। तो ये क्या है? लकड़ी के बहुत नक्काशीदार पशु पक्षी बनाए जा रहे हैं। आज देख रहे होंगे आप यूट्यूब के जमाने में। इसका मतलब क्या है कि उस पेड़ जो एक साधारण उपयोगिता का था उसको एक विशेष उपयोगिता में बदल गया। विशेष उपयोगी
वाली वस्तु में बदल गया। तो इसी को कहते हैं किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लिख लीजिएगा। उत्पादन किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना है। जैसे वृक्षों की लकड़ी से कुर्सी, मेज, बेड, दरवाजा, कपास से वस्त्र, विभिन्न धातुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, आदि। समझ गए होंगे बात को। बस यहां समझना ही है क्या, किसी वस्तु, इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता उपभोग है और आविष्कार क्या है, उत्पादन है। समझ में आई बात। पहले उपभोग, इसके बाद उत्पादन। बहुत सारे आप सोच रहे होंगे नहीं, बहुत बार तो उत्पादन करके, जैसे ये पेप्सी है, चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है, इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन उत्पादन होने के बाद हमने इसको खाना सीखा है। तो ये अर्थशास्त्र में बाजारीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाजारीकरण। आवश्यकता तो आपकी मूलभूत है, रोटी, कपड़ा और मकान तथा शिक्षा, ये मूलभूत आवश्यकता है। और जब इन्हीं रोटी को विभिन्न रूपों में परोसा जाता है, ब्रेड बना दिया जाता है, ठीक है, ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा हो जाता है, चाउमीन बना दिया जा रहा है खाद्यान्न फसलों से, तो ये बाजार अलग अलग तरीके से बाजार में सामानों को परोसना है, ताकि आज के इस आधुनिक युग में मार्केट में अपना स्थान बनाया जा सके। तो इसे बाजारीकरण कहते हैं। यहाँ वस्तुएं पहले उत्पादित की जा रही हैं, फिर प्रचार और प्रसार के माध्यम से उसको क्या किया जा रहा है, परोसा जा रहा है कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, फेयर हैंडसम क्रीम, ठीक, फेयर एंड लवली, पता नहीं क्या क्या, एसडी ग्लो से तमाम सारी चीजें आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पहले उत्पादन किया गया, इसके बाद आवश्यकता को महसूस किया। चाय की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन आज बहुत सारे लोगों की ज़रूरत इस तरह की बन गई है कि बिना सुबह चाय के, ठीक है, उनके बहुत सारे नित्य काम नहीं होते हैं। ठीक है, उसी तरह से तंबाकू की समझ लीजिए, शराब समझ लीजिए, ठीक है। तो आदत सी हमने लगा लिया है प्रचार को देखकर, प्रसार को देखकर। अभी देखिए बहुत जल्दी स्टिंग जैसा कोल्ड ड्रिंक आया है, ठीक है, इतना जबरदस्त प्रचार किए सब कि लोग उसको पीना शुरू किए हैं। तो ये क्या है, ये बाजारीकरण है। क्या है, बाजारीकरण है, मूलभूत क्रिया नहीं है। मूलभूत तो वही है, उपभोग के बाद उत्पादन। ठीक है, ये हो गया आपका उत्पादन यानी प्रोडक्शन। इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे विनिमय। क्या, विनिमय, विनिमय क्या है, एक्सचेंज कहते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या कहते हैं, एक्सचेंज, अदला बदली। विनिमय का जो अर्थ है वो वस्तुओं को वस्तुओं से बदलना, या अब नए जमाने में वस्तुओं को मुद्रा से बदलना। ठीक है, विनिमय का सीधा अर्थ है अदला बदली, मतलब वस्तु को लेकर वस्तु देना, या मुद्रा को लेकर वस्तु को देना ही क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति हर वस्तु नहीं बना सकता। एक व्यक्ति
कोई एक वस्तु या एक से अधिक दो वस्तु का उत्पादन कर सकता है और उसकी आवश्यकताएं अनंत रहती हैं। तो पूरा समाज कोई न कोई वस्तु बना रहा है, ठीक, अलग अलग, कोई जूता बना रहा है तो कोई बैग बना रहा है, तो कोई फसल उत्पादन कर रहा है, तो कोई ईंट बना रहा है। फिर आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे से ये वस्तुएं क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, बदली जा रही हैं। इसी को हम अर्थशास्त्र की भाषा में विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। कहीं पर फल पैदा हो रहा है तो कहीं पर खाद्यान्न पैदा हो रहे हैं, कहीं पर नारियल पैदा हो रहा है तो कहीं पर मौसमी पैदा हो रही है। समझ में आ रही बात? कहीं पर आपके गेहूं चावल पैदा हो रहे हैं तो कहीं पर केसर और मसाले पैदा हो रहे हैं। तो अब जरूरत तो सभी को सभी वस्तुओं की है, तो जो वस्तुएं हमारे पास नहीं है, जिसके पास हैं उससे हम बदल लेते हैं, चाहे मुद्रा से चाहे वस्तु से। तो लिखेंगे क्या? विनिमय विनिमय का अर्थ वस्तुओं के अदला बदली से है, अर्थात एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना अर्थशास्त्र में विनिमय कहलाता है। विनिमय कहलाता है। फिर लिख लेंगे, आधुनिक युग में मुद्रा के आविष्कार के बाद वस्तु के साथ मुद्रा से भी बदला जाने लगा है। ठीक है। इसी आधार पर विनिमय दो प्रकार का होता है, यही इसको भी लिख लीजिएगा। इस आधार पर विनिमय दो प्रकार का होता है। क्या क्या? देखिएगा, वस्तु विनिमय और दूसरा मुद्रा विनिमय। क्लियर? वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। अब आप जानिए, वस्तुओं को वस्तुओं से बदलना पुराने जमाने से लेकर आज भी थोड़ा बड़ा प्रचलन में है, वस्तु विनिमय कहलाता है, और मुद्रा से वस्तुओं को बदलना मुद्रा विनिमय कहलाता है। क्लियर? अब इतनी बात तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। वस्तु को वस्तु से बदलना, लिख लीजिएगा, वस्तु से वस्तु को बदलना। और दूसरा है वस्तु को मुद्रा से बदलना। क्लियर? ये हो गया। अब बात आती है, उपभोग हो गया, उत्पादन हो गया, विनिमय हो गया, वितरण की बात आती है।
क्या? वितरण। देखिए इसको भी समझ लीजिए कि वितरण क्या है। वितरण। देखिए इसको अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात यह है कि किसको बांटना, किसको बांटना। तो वितरण का अर्थ आप ऐसे समाज में कोई चीज बांटने से मत लगाइएगा। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उससे ये अलग है। वितरण का तात्पर्य यहां ये है कि उत्पादन में जो भी संसाधन लगे हैं, ठीक, उत्पादन में जो भी संसाधन लगे हैं उनको, अच्छा यहां एक चीज और आप देख लीजिए, उत्पादन, यहां मैं एक चीज और बता दूं आपको। उत्पादन के 5 भाग होते हैं। उत्पादन के 5 भाग होते हैं। यहां ये समझाना जरूरी है क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। लिख लेंगे। देखिए उत्पादन के 5 भाग होते हैं। अरसास, कोई भी अरसास बहुत क्लियर है इसमें, ठीक, कि उत्पादन करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए जो सोचता है, साहसी जिसे कहते हैं। सबसे पहले कि ये चीज यहां अगर पैदा किया जाए तो वो बहुत आसानी से बिकेगी और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, इसे हम साहसी कहते हैं। और यह काम करने के लिए पैसा मायने नहीं रखता कि खुद का पैसा होना चाहिए। आपको विचार अगर आ रहा है ये चीज होना चाहिए तो बाकी चीजें अपने आप होने लगती हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े व्यापारियों को देखे होंगे कि शुरू में उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी सोच ने इस तरह का काम किया कि बड़े बड़े लोग उसमें काम कर रहे हैं आज, ठीक है ना जी। हाँ, तो देखिएगा उत्पादन के साधन यहां पे उत्पादन के साधन लिख लेंगे। उत्पादन क्रिया में, उत्पादन क्रिया में जो लोग सहायक होते हैं उन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। उन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। जैसे देखिएगा, यह लिख लेंगे, यह 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, चूंकि पांच प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला है आपका साहसी। दूसरा है, मुझे ये बताना पड़ा बैग में आकर क्यों, क्योंकि अभी वितरण समझाने पे समझ में आपको नहीं आएगा। साहसी, इसके बाद भूमि या पूंजी कर लीजिए दूसरे नंबर पर, पूंजी, फिर भूमि, फिर संगठन, फिर श्रम। क्या है? श्रम। इन्हीं पांचों चीजों से मिलकर कोई भी काम, कोई भी उत्पादन होता है, उत्पादन का काम होता है, ठीक है। 5 चीजों से मिलकर। सबसे पहले आता है साहसी। कौन आता है? साहसी। साहसी के पास जरूरी नहीं है कि पैसा होना चाहिए, तो वो जाता है किसके पास? बैंक के पास, जहां से उसको मिलती है पूंजी। पूंजी, जहां से पैसा मिलता है। जो पैसा उत्पादन कार्य में लगता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी आ गई तो इसके बाद सबसे पहले भूमि की व्यवस्था करता है। कोई जरूरी नहीं कि उसके पास भूमि हो, किराए पे भूमि मिल जाती है। इसके बाद वो क्या करता है? श्रम
क्योंकि काम करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत है, श्रम को इकट्ठा करता है। फिर इस सबको मैनेज देखने के लिए एक संगठन भी होता है। क्या होता है? संगठन। जो कंपनी में बड़े बड़े व्यक्ति पदों पर काम करते हैं लोग, उनको संगठन के तौर पर रखा जाता है। ठीक है, इसी को मिलाकर हम क्या करते हैं? उत्पादन कार्य संभव करते हैं। इन्हीं में उत्पादन हो जाएगा तो इन्हीं में उत्पादन के बाद इन्हीं का पारितोषिक पारिश्रमिक जब दिया जाएगा तो उसी को वितरण कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए वहां चलते हैं। कहां? यहां पे। तो लिखेंगे कि उत्पादन के कार्यों में, ऐसे लिख लेंगे, वितरण से तात्पर्य उत्पादन में सहायक साधनों को उनके पारिश्रमिक का बंटवारा करना है, जैसे कोई भी उत्पादन का कार्य संपन्न हो जाता है, जब बिकेगा तो पैसा केवल उत्पादक का नहीं होगा, वह पैसा सभी में बांटा जाएगा और सबसे बाद में मिलेगा उत्पादक यानी साहसी को। समझ में आ रही बात? सबसे बाद में। ठीक है, तो पूछा जाता है ना, तभी बाद में लाभ होता है या हानि होती है? लाभ और हानि का हकदार कौन है? साहसी है। बाकी सब अपना घर लेकर चले जाएंगे, उनको लाभ हानि नहीं होगा। उनको फिक्स होता है कि आप इतने पे काम कर रहे हैं तो आपको इतना दिया जाएगा। ठीक है, बंटवारा करना है। लिखेंगे सभी साधनों को उनके कार्य के बदले जो पैसा दिया जाता है उसका अलग अलग नाम होता है, उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे देखिएगा, जैसे क्या, अब हम नीचे से आएंगे या साहसी को सबसे बाद में रखेंगे। साहसी आया था पहले लेकिन लेगा सबसे बाद में। पूंजी जो बैंक से आपने लिया है, पूंजी वो भी वापस करनी पड़ेगी ना। पूंजी को क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ब्याज। जो बैंक से आपने पैसा उठाया है वो ब्याज होता है। दूसरा, अगर हम बात करें, फिर आपने भूमि खरीदा, भूमि किराए पे ली, तो भूमि को जो दिया जाता है उसे हम कहते हैं लगान। क्या कहते हैं? लगान। तो लगान का अध्ययन होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तीसरे की, तो संगठन को जो पैसा दिया जाएगा उसको हम वेतन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेतन। ठीक है, वेतन कहेंगे। और चौथा जो है आपका वो श्रम है। क्या है? श्रम है। और श्रम को मजदूरी। क्या? मजदूरी। ये केवल कहने के लिए दोनों अलग हैं। जैसे आप किसी मैनेजर से कह देंगे कितनी मजदूरी लेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, तो इस अच्छा लगने के लिए बांटा गया। बाकी इसका अध्ययन एक ही तहत, मजदूरी के तहत होता है। ठीक है, बाकी पांचवा सबके बाद और लास्ट में, अंतिम में साहसी। कौन? साहसी। साहसी को क्या मिलेगा? लाभ या हानि। सबके बाद लाभ या हानि, तो इसी को क्या कहते हैं? वितरण। अब लास्ट है आज का क्या? राजस्व नीतियां। अर्थशास्त्र इसका भी अध्ययन करता है। राजस्व नीतियां। राजस्व नीतियां, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है,
किसी भी देश की सरकार देश को चलाने के लिए, ठीक है, वहां की जनता से जो कुछ भी प्राप्त करती है कर के रूप में, शुल्क के रूप में, ठीक है, वह उसी जनता पर फिर से खर्च करती है। तो इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के जिस विभाग में किया जाता है उसे हम राजस्व नीतियां कहते हैं। समझ में आई बात? इसमें सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय तथा ऋण का अध्ययन किया जाता है। तो लिखेंगे राजस्व नीतियां अर्थशास्त्र का पांचवा भाग है, का पांचवा भाग है, जिसमें किसी देश की सरकार उस देश को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और क्रियाएं करती हैं। जैसे सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, और व्यय पूरा ना पड़े तो सार्वजनिक ऋण। ये सार्वजनिक क्यों कहलाता है? क्योंकि सरकार सार्वजनिक होती है, सरकार सभी की होती है, ठीक है। इसमें ये सब अध्ययन किया जाता है, जैसे घाटे की वित्त व्यवस्था हुई, कर हुआ, प्रशुल्क हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है, आदि। तो ये था अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। अब हम कल बात करेंगे प्रकृति पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।